Welcome friends. So today we are going to start with the group 18 of the P block. जो हमारे पास आखिरी ग्रुप रह गया हमारा, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्रुप 18 है इसको क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस भी कहा जाता है या फिर एरोजेंस भी कहा जाता है। एरोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में हमारी जो एयर होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेसन। ठीक है बच्चे, ये याद रखना। ऑर्गेसन जो है पूछ लेते हैं। सिंथेटिक एलिमेंट जो है ये हमारे पास रेडॉन है, ये ज़ीनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन एंड हीलियम। राइट, ये हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। याद कर सकते हैं हीना, नीना और करीना का एक्से रंगीन ओजी। ठीक है बच्चे, हीना, नीना और करीना का एक्से रंगीन ओजी, इससे आप ये एलिमेंट्स याद रख सकते हैं। अब जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, अब देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। राइट, जितनी भी नोबल गैसेस हैं मोस्टली हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। हीलियम जो है यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट है आफ्टर हाइड्रोजन, और हीलियम जो है हमारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में भी कुछ पाई जाती है। फिर जो हमारे कुछ ओर्स होते हैं मोनोजाइट वगैरह, उसमें भी मिल जाती है। राइट, फिर जो हमारे ऑर्गेनिज्म में सिंथेटिक एलिमेंट है, रेडॉन जो है रेडियोएक्टिव है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट हमें पाया जाता है ट्रेसर टेक्निक्स के हिसाब से ही। ठीक है, अब जैसे कि हमारा रेडॉन है, हमें रेडॉन चाहिए, तो रेडॉन जो है वो कैसे आएगी? रेडियम के अंदर से अगर रेडियम के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो क्या आ जाता है? रेडॉन प्लस हीलियम। ठीक है, अब हीलियम कितना होता है? 2000 होता है, और जो हमारे पास रेडियम होता है ये 88 एंड 226 होता है। अब इसमें से दो ये कम कर दो, 86 और ये 222। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है ये कैलिफोर्नियम जो होता है, राइट, कैलिफोर्नियम CF। राइट, कैलिफोर्नियम के अंदर हम कैल्शियम के आयंस डालते हैं 2048। ठीक है जी, तो वो हमें क्या दे देता है? इट गिव्स ऑर्गेनिज्म 118 और 3 न्यूट्रॉन दे देता है। अब कैलिफोर्नियम जो हमारा सिंथेटिक है, कैलिफोर्नियम जो हमारा एप्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, अब ये इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 98 और मास नंबर इसका होता है 249। ठीक है, और जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसका जो मास आ जाता है वो कितना आ जाता है? 294। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं रेडॉन की और ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही मिली सेकेंड इसकी हाफ लाइफ होती है, तो इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज की भी जानकारी नहीं है, बस ये है कि हाँ आइडेंटिफाई हो चुका है, इसका नॉमेनक्लेचर हो चुके हैं। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इस ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है? NS2 NP6 with exception to हीलियम, क्योंकि हीलियम में सिर्फ NS2 आती है। ठीक है, बाकी सबके अंदर क्या होता है? उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहती है, p ऑर्बिटल में सब में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर जैसे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हमारी कोई, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारा जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज आती हैं उसमें हम क्या देखते हैं? एटॉमिक साइज एंड रेडियस। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे क्या करेगा? एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये सारी की सारी गैसेस कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं। ऑल आर मोनो एटॉमिक, जितनी भी गैसेस हैं ये नोबल गैसेस, सारी की सारी इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, मोनो एटॉमिक। एंड दे हैव Cp/Cv रेशियो कितनी होती है इनकी, 1.67। Cp/Cv मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो होती है 1.67, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चे। फिर जो ये गैसेस होती हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है बच्चे। फिर इनकी हम बात करते हैं आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर अगर देखें तो नोबल गैसेस की सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, इन रिस्पेक्टिव पीरियड नोबल गैसेस है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। और डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो आईपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चलती है इनकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे हैव पॉजिटिव वैल्यूज। पहले मानते थे कि जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इनकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और क्या किया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। और आप बच्चे बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना कि हमारा जो हीलियम होता है इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 की 4.2 केल्विन। जो भी कोई नॉन सब्सटेंस है उसमें सबसे कम हमारा हीलियम का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इनकी पॉजिटिव क्यों होती है बच्चे, पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है बच्चे। फिर हमारी जो देखा जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमने बात कर ली। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों इनका वेरी करता है ऐसा, क्योंकि बाद में इनका साइज बढ़ता चला जाता है और वन बाय वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है जैसे जैसे क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें गैस जो है ये लिक्विफाई करनी है। तो अगर लिक्विफाई करनी है तो लिक्विफाई करने के लिए इनकी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ease of liquefaction increases down the group। अब लिक्विफेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो जो टेंडेंसी होती है लिक्विफेक्शन की वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है बच्चा। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी हमने ये सॉल्युबिलिटी थोड़ा उसमें भी पढ़ा था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, जब हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पढ़ा था कि डाइल्यूट किया था हीलियम से। क्यों करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है इसलिए। तो सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों करती है, अब देखिए वैसे तो ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, क्या है, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, जो नोबल गैसेस होंगी, नोबल गैस उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है जी, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नोबल गैस। मतलब पोलर सॉल्वेंट है, वैसे तो क्या न्यूट्रल कुछ इसमें चार्ज नहीं होता है, बट जब वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो अब वाटर के पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन आ जाती है, सॉल्युबिलिटी होती है।
अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, एज द साइज इंक्रीजेस पोलराइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, जो पोलराइजेशन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, सो डाउन द ग्रुप जो है सोल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में, कंपटीशन में अरेंज करने को भी दे देते हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करती है बच्चे, क्योंकि पोलराइजेशन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बच्चे, फिर अगर हम इनकी एडसॉर्प्शन की बात करें, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं इनको सेपरेट, जैसे हमारे पास बाकी गैसेस हैं उनका एयर के मिक्सचर में होती है, तो उनकी क्या करते हैं, लिक्विफेक्शन कर लेते हैं, लिक्विफेक्शन विश्लेषण करेंगे और बाद में उसको चारकोल के सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेते हैं। तो सबका एडसॉर्प्शन रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है जी, तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है, एडसॉर्प्शन वो क्या करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा। एज द साइज इंक्रीजेस एडसॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बच्चे, तो जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब जो आपके पास आता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि क्लैथराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे नहीं पूछा जाता और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लैथराइड्स क्या होते हैं। क्लैथराइड्स जो होते हैं वो नोबल गैसेस के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके साथ उनकी जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आ जाते हैं। क्या, क्लैथराइड्स। क्लैथराइड्स स्पेशल कंपाउंड्स हैं, इनको हम केज कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केज कंपाउंड्स भी कहा जाता है इन्हें। और ये कौन बनाते हैं, जैसे कि कौन कौन, जो आपका आर्गन है, क्रिप्टन है और जिनोन है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन बनाता है क्लैथराइड्स। हीलियम और नियोन क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है, तो वो वैकेंसी जो उसमें इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उसमें नहीं रह पाते हैं। राइट, और ये क्या हो जाते हैं, ये गैस ट्रैप हो जाती है। ट्रैप किसमें हो जाती है, जो वैकेंसीज होती हैं क्रिस्टल लैटिस में, वैकेंसी इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, तो उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। राइट, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लैथराइड्स कहते हैं। ये कंपटीशन में पूछ लेते हैं, वैसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है। अब क्लैथराइड, इसके बाद हम देखें कि हमारे जो कंपाउंड्स देखे जाएं कि कंपाउंड कौन कौन बना देता है। अब कंपाउंड जो बनाता है देखा जाए तो नोबल गैसेस है। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं नोबल गैस है, इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं। पहले इन्हें इनर्ट गैस कहते थे, नोबल गैस क्यों कहने लगे। अब नोबल गैस, इनका नाम नोबल मेटल से लिया गया। क्यों, नोबल मेटल जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, बट नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी नोबल गैस रखा गया। पहले तो इनर्ट गैस था कि ये माना जाता कि कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बट बाद में पाया गया कि ये भी कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, इसीलिए इनका नाम इनर्ट गैस से नोबल गैस रख दिया गया। राइट, अब अलग अलग एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। अब देखा जाए तो हीलियम, नियोन और आर्गन नहीं बना, इनके कंपाउंड्स नहीं है। हीलियम, नियोन और आर्गन के नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है जिनोन के हैं। ठीक है जी, फिर क्रिप्टन के भी कुछ कंपाउंड है, जैसे फ्लोराइड्स है क्रिप्टन की, ऐसे ही रेडॉन की फ्लोराइड है। ये सिंथेटिकली है, बनाया गया है, बट ये स्टेबल नहीं होता। और इसके भी कई कंपाउंड स्टेबल हो गए हैं, बट इसकी स्पेशल फॉर्मेशन देखी गई है। और जिनोन जो है ये फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि जिनोन जो है वो ही ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है। जिनोन इसलिए ज्यादा कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसकी लो आईपी होती है। क्या होती है,
लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। और फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बनाता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेंगे भाई? रिएक्टिव भी ज्यादा होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव भी होते हैं। अब मोस्ट रिएक्टिव है तो इसके साथ कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जो है जिनोन जो है वो कंपाउंड बनता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना देता है, फ्लोरीन के साथ भी बना देता है। अब जो कंपाउंड, ये जिनोन कंपाउंड बनाता है, ये जो है स्टडी किसने किया? नील बार्टलेट ने। अब नील बार्टलेट ने क्या देखा? उसने ये देखा कि ऑक्सीजन की और जिनोन की आईपी जो है ऑलमोस्ट सेम है, या उसके आसपास है। तो जिसकी वजह से पहले उसने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम फ्लोराइड को रिएक्ट करा तो क्या कंपाउंड हो गया था? O2PtF6, राइट? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरिडोप्लैटिनेट। क्या है? ठीक है। अब उसने फिर जिनोन के साथ किया इसको। अब क्योंकि उसकी जिनोन की और इसकी प्रॉपर्टी सेम थी तो XePtF6 बन गया था। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिनोन हेक्साफ्लोरिडोप्लैटिनेट। ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे सारे। ठीक है बच्चे, तो ये कंपाउंड्स बन गए थे। नील बार्टलेट ने इसके बेस पे देखा कि ऑक्सीजन किस और जो हीलियम हमारी जिनोन है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम थी, जिसकी वजह से उसने उसको रिएक्ट करा के देखा। अब हमारे पास जिनोन जो है काफी कंपाउंड बनाता है, हैलोजेंस के साथ बना देता है। अब हैलोजेंस के साथ बनाता है, और ये याद रखना कि हमेशा इवन नंबर में बनाएगा, ऑड में नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर इसके इलेक्ट्रॉन की हम अनपेयरिंग करेंगे तो हमेशा अगर एक अनपेयर होगा तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 अनपेयर होंगे तो 4 बनेंगे, 3 होंगे तो 6 बनेंगे। इसलिए वो हमेशा इवन नंबर वाले बनाता है, ऑड नंबर वाले नहीं बनाएगा। अब हमारे पास जो फ्लोराइड बनती है जिनोन की, देखिए XeF2, देन XeF4 और XeF6। जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये 3 फ्लोराइड्स हैं। अब इनको प्रिपरेशन करनी है तो क्या किया जाए? जिनोन की फ्लोरिनेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जिनोन की फ्लोरिनेशन कर दो तो आपके पास XeF2 आ जाएगा। यहां पर भी जिनोन की फ्लोरिनेशन कर दो, यहां पे भी XeF4 आ जाएगा, यहां पे भी जिनोन की आप फ्लोरिनेशन कर दो, यहां पर भी XeF6 आ जाएगा। अब फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पर टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है हमारा, राइट? यहां पर हमारा 673 केल्विन होता है, यहां पर 873 केल्विन होता है, यहां पर हमारा 573 केल्विन होता है। ठीक है बच्चे, अब इसके साथ साथ यहां पर प्रेशर का भी फर्क है। ठीक है जी, अब प्रेशर का फर्क क्या है? यहां पर 1 बार होता है, यहां पर 7 और यहां पर 60 से 70 बार होता है, तो प्रेशर का भी डिफरेंस है। अब इसके साथ साथ हमारी जो कुछ रेशियोज हो जाती हैं उस रेशियो का भी फर्क आ जाता है। ठीक है बच्चे, यहां पर हम 1:5 रेशियो में लेते हैं, जिनोन और फ्लोरीन को 1:5 रेशियो में लेते हैं, और यहां पर जिनोन और फ्लोरीन जो है 1:20 रेशियो में ली जाती है। ठीक है बच्चे, यहां पर फ्लोरीन एक्सेस में हो जाती है तो ये बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो याद कैसे रखा हमने? जिनोन को फ्लोरीन के साथ किया, सारे लिख दिए, एक बार F2, एक बार F4, F6, फिर जो टेम्परेचर है देखो 73 सब में है 685 और प्रेशर 1 7 और 7 लगा लो, इधर 0 लगा देना। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? जो फ्लोराइड्स हैं उनकी प्रिपरेशन है। अब हम जो हेक्साफ्लोराइड है एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम जिनोन F4 के अंदर O2F2 डालो
जिनोन F4 के अंदर अगर मैं O2F2 डालूं तो देखिए क्या करेंगे, XeF6 प्लस O2 गैस बना देगा। ठीक है बच्चे, सो हमारे पास जो हमारे कंपाउंड्स हैं जिनोन की फ्लोराइड्स है, XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो बन गए जिनोन के कंपाउंड, ये जिनोन के कंपाउंड जो होते हैं इनकी अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देखते हैं। XeF2 में पानी डाला, XeF4 में पानी डाला, XeF6 में पानी डाला। ठीक है, जब XeF2 में जिनोन डाइफ्लोराइड में हम पानी डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जिनोन HF और ऑक्सीजन। ठीक है, F4 में डालेंगे, ये तीनों के तीनों तो ऐसे ही रहेंगे, जिनोन भी आएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा और जिनोन O3 आएगा, जिनोन ट्राइऑक्साइड। यहां पर ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, फिर XeF6 प्लस H2 करेंगे तो यहाँ पर और ये वायलेंटली रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा, ये भी और ये भी, तो ये XeO3 प्लस HF बना देगा। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये क्या है, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है बच्चे, क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस है। जिनोन F2 के अंदर पानी डाला हमने, जिनोन HF प्लस O2, जिनोन F4 में डाला, जिनोन HFO2 और यहाँ पर ये इतना ही है, जिनोन O3 आ गया। फिर जिनोन F6 के अंदर डाला तो जिनोन O3 और HF आ गया, ये गायब हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास रिएक्शन पूछ लेते हैं बोर्ड में, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो आपके पास ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर मान के चलो हमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करनी है, क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में देखिए हमारे पास क्या होगा, जिनोन की ऑक्सीफ्लोराइड्स बनेंगी, क्या बनेंगी, जिनोन की ऑक्सीफ्लोराइड्स बनेंगी प्लस HF आएगा, सो जिनोन OF2 प्लस HF। फिर अगर हम जिनोन F6 के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जिनोन OF4 प्लस HF। जिनोन F6 के दो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन होते हैं, दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, जिनोन O2F2 प्लस HF। ठीक है जी, जिनोन डाइऑक्सी डाइक्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड, जिनोन ऑक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, इनकी ऑक्साइड्स की आप कह सकते हो कि प्रिपरेशन दी है। ठीक है, और या फिर आपके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जिनोन F4 का, जिनोन F6 का। यहाँ पर दो केस होते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के, बैलेंस नहीं बच्चे, बैलेंस आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके पास आता है कि जिनोन की जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फ्लोराइड आयन डोनर के साथ भी कर जाते हैं। ठीक है, सो जिनोन कंपाउंड्स reacts with fluoride ion acceptor as well as जो डोनर, मतलब जो फ्लोराइड आयन देंगे, जो फ्लोरीन को दे सकता है उनके साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, और जो फ्लोरीन को ले सकता है उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। अब रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड बनाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा हलाइड है। ठीक है, अब मान के चलो
कि हमारे पास ज़ीनोन की फ्लोराइड है और हमारे पास PF5 है, ठीक है, ज़ीनोन की फ्लोराइड है प्लस हमारे पास एंटीमनी फ्लोराइड है, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। कौन? ये एक्सेप्टर है। आप फ्लोराइड आयन को लेंगे तो क्या करेगा, ये एक फ्लोरीन देगा। अब फ्लोरीन देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, HCF पॉजिटिव, और ये एक फ्लोरीन ले लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, PF6 नेगेटिव, ठीक है बच्चे। ये जो है कंपाउंड बन जाता है हमारा। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। कौन? एंटीमनी फ्लोराइड। तो ये इससे एक फ्लोरीन लेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, XeF3, और यहां पर SbF6, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ है। ये देखिए डोनर के साथ अगर होगा, डोनर में आप याद रखेंगे कि डोनर में आपके पास अल्कली की हलाइड्स होंगी, अल्कली फ्लोराइड, ठीक है जी। अल्कली मेटल्स की फ्लोराइड होगी, मतलब सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, राइट। और आपके पास यहाँ पर हलाइड कौन सी होगी, XeF6 की होगी, प्लस मेटल फ्लोराइड। अब मेटल फ्लोराइड है तो क्या होगा, यहाँ पर मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये XeF7 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास डोनर के पास है और ये एक्सेप्टर के पास है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में देते हैं कंप्लीट द इक्वेशंस के अंदर, या कौन सा करेक्ट है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें भी काफी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर अगर आपको स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं 2 नंबर के बोर्ड में तो उसमें से एक ज्यादातर हमेशा ज़ीनोन के कंपाउंड्स में से आता है। अब ज़ीनोन के कंपाउंड्स में से आएगा तो वो वैलेंसी के जो उनका डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, फ्लोराइड्स बना रहे हो या फिर आप ऑक्साइड्स बना रहे हो, उसकी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमने उसमें देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने फॉर्मूला देखा था, उसी के हिसाब से अब जैसे कि आपके पास XeF2 है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है, दोनों चीजों में फर्क है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाफ द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। मतलब कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस किया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस किया जाएगा। अब यहां पे आते देखिए, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ज़ीनोन में, 8, मोनोवेलेंट एटम कितने, 2, 8 और 2 10, 10 बटे 2 5। अब 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, क्या होती है, sp3d। तो अगर आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट और नॉट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। किसकी ज्योमेट्री है ये, XeF2 की। और इसकी शेप कैसी आएगी, अब ये देखिए, आपको याद होगा मैंने पहले बताए थे सारे पिछले टॉपिक में, जब इंटरलेविंग कंपाउंड, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, राइट। अब हमारे पास देखिए जुड़े तो 2 ही हैं, अब 2 जुड़े हैं तो 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो इसकी शेप जो आ जाएगी, इट विल बी लीनियर। शेप कैसी होगी इसकी, लीनियर होगी, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास किसका है, XeF2 का। अब हम देखते हैं XeF4 का। अब XeF4 में देखेंगे तो 8 और 4 12, 12 बटे 2 6, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। अब sp3d2 आ गई तो आपकी शेप क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल, क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई आपकी, तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए आपकी शेप कैसे निकलेगी इसमें,
ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, राइट। अब हमारे पास चार जुड़े हुए हैं। अब चार जुड़े हुए तो चारों यहीं पे आएंगे, दो लोन पेयर आ जाएंगे। अब दो लोन पेयर आ जाएंगे तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चे, ये हमारी शेप हो गई किसकी? स्क्वायर प्लेनर। फिर इसके बाद ज़ीनोन F6 की अगर देखें, यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। 14 / 7 sp3 d3। ज्योमेट्री हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिड। अब इसकी शेप देख लेते हैं, शेप कैसी आएगी। अब पेंटागोनल बाय पिरामिड के पहले पेंटागन बनाते हैं। यहाँ आ गया होगा, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी सिखाया था। अब ये देखिए आपके पास ये है क्या? ज्योमेट्री पेंटागन बाय पिरामिड। अब इसमें जुड़े 6 हैं, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो ये हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। इसकी शेप क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास किसके हो गए? ज़ीनोन के कंपाउंड के हो गए। अब इसके बाद हम इनकी ऑक्साइड्स देखेंगे। हमारे पास ऑक्साइड्स जो है इनकी बहुत सारी हैं। ज़ीनोन O3 है, ज़ीनोन O4 है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम और इनकी ऑक्साइड्स भी देखते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले ज़ीनोन O3। अब ज़ीनोन O3 है तो पहले फॉर्मूला को मिटा दिया था हमारा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का? हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिख लेते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। अब ये देखिए कि ज़ीनोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8/2 4, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास 4 आ गया। अब 4 आ गया तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, एक sp 3 p। अब sp3 में ज्योमेट्री कैसी होती है? sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल होती है तो टेट्राहेड्रल में हमारे ये स्ट्रक्चर आता है टेट्राहेड्रल में। अब क्योंकि इसमें 3 जुड़े हुए हैं, अब 3 जुड़े हैं, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लोन पेयर आ जाएगा और ये 3 आ जाएंगे। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? पिरामिडल। अब याद रखने वाली बात है बेटा कि ज़ीनोन और ऑक्सीजन के साथ में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? यहाँ ज़ीनोन आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर रहेगी। ठीक है, ये हमारी किसकी शेप होगी? ज़ीनोन O3 की शेप होगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ज़ीनोन O4। अगर ज़ीनोन O4 को देखें तो क्या फर्क आएगा? नथिंग, सिर्फ हमारे पास तो यही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी यही रहेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन भी यही रहेगी तो ज्योमेट्री भी यही रहेगी। सिर्फ फर्क क्या आएगा कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 4 हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी एज इट इज हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है बेटे, ज़ीनोन O4 के केस में ऐसा होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें ज़ीनोन OF2 तो उसमें क्या होगा? इसके बाद हम देखते हैं ज़ीनोन OF2। अब ज़ीनोन OF2 में देखते हैं इसकी शेप क्या आएगी और इसका वो क्या आएगा। अभी देखिए 8 और 2 10, क्या है? 8 और 2 10, 10/2 5, तो sp3d। sp3d होती है तो हमारी शेप क्या होती है बच्चे?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो ये है हमारे पास शेप, ठीक है। अब जुड़े कितने हैं, 2 और 3, एक लोन, तो हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, हमारे पास जुड़े कितने हैं 3 और जुड़ने कितने चाहिए थे 5, तो हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए 2। अब 2 लोन पेयर आए तो लोन पेयर हमेशा किधर आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर फ्लोरीन आएगा, यहां पर फ्लोरीन आएगा और यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो जाएगा, ज़ीनोन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है जी। और ये हमारा 2 लोन पेयर आ जाएंगे। इसकी शेप कैसे हो गई, टी शेप, क्या हो गई, टी शेप, ज़ीनोन OF2 की। अब मान के चलो ये ज़ीनोन O2F2 होता, क्या होता, O2F2 होता तो भी हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d आएगी क्योंकि ये डाइवेलेंट है। अब हमारे पास जुड़ कितने रहे बच्चे, 2 और 2 4, एक लोन पेयर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर है तो अब ये लोन पेयर देखिए कहां से आएगा, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास जुड़े 4 हैं, एक लोन पेयर है तो ये लोन पेयर आ जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, सीसॉ शेप, ठीक है जी। तो शेप कैसे आ जाएगी इसकी, सीसॉ, ठीक है बच्चे। ज़ीनोन O2F2 में फ्लोरीन हमेशा इधर ही रहेगा sp3 वाले, ठीक है। अब मान के चलो ज़ीनोन OF4 होता, क्या होता, O2F2 देख लिया हमने। अब सपोज हमारे पास ज़ीनोन OF4 होता तो 8 और 4 12 अपॉन 2 6 sp3d2 है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है बच्चे, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ये होता है हमारे पास। अब जुड़ देखिए क्या है, 4 फ्लोरीन है, ठीक है, 4 फ्लोरीन है तो 1 2 3 और 4, एक ऑक्सीजन है और एक आपके पास बच जाएगा तो एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इट विल बी स्क्वायर पिरामिड, इट विल बी स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। या फिर इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये किसका है, ज़ीनोन OF4। फिर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीनोन O3F2, क्या, इसके बाद हम देख लेते हैं ज़ीनोन O3F2, सेम चीज है बेटे, वही चली जा रही है। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 upon 2 5, sp3d, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ गया तो 5 होते हैं तो शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 के 5 जुड़े हुए हैं। अब 5 के 5 जुड़े तो ज़ीनोन आ जाएगा, इधर फ्लोरीन आएगी, इधर भी फ्लोरीन आएगी, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ज़ीनोन O3 हमारे पास, ज़ीनोन O3F2, ठीक है बच्चे। फिर अगर ज़ीनोन O2F4 देखें तो क्या होगा, अगर हम ज़ीनोन O2F4 कर रहे तो ज़ीनोन O2F4 का मतलब क्या है, ज़ीनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, तो 8 और 4 12 क्योंकि डाइवेलेंट है। अब ये sp3d2 क्योंकि यहाँ 6 आ गया
अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल देखो 4 और 6 सारे जुड़े हुए हैं, अब सारे के सारे जुड़े हुए तो ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे जैसे होते हैं इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही आएगी। क्या आएगी, शेप भी ऑक्टाहेड्रल आएगी। ऑक्टाहेड्रल कैसे आएगी देखिए, यहाँ हमारे पास जो स्क्वायर टाइप है तो फ्लोरीन आएगा और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हमारा ज़ीनोन। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, इनकी फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के जो हमारे पास वेरियस स्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है। ठीक है बच्चे, अब फिर कुछ हमारे पास यूज पूछ लेते हैं, इनके यूज कहाँ किए जाते हैं। हीलियम जैसे कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वेदर बैलून्स वगैरह में किया जाता है। फिर हीलियम का इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया था जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी डाइल्यूशन के लिए किया जाता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है। क्यों, हीलियम इनर्ट एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करने के लिए, वैक्यूम बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है बच्चे, फिर जो हमारे पास नियॉन है, नियॉन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, नियॉन जो है आपके बैकग्राउंड लाइट्स जो होती हैं, देखा होगा जो एम्बुलेंस वगैरह होती है पुलिस का, उसके ऊपर जो सायरन लगा होता है उसके अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है नियॉन का। ठीक है, इज इट ओके। और जो लैंप्स होते हैं, मर्करी लैंप्स, ठीक है, मर्करी वेपर लैंप, उसके अंदर भी हम नियॉन का इस्तेमाल करते हैं। आर्गन जो है वो हमारे कहाँ इस्तेमाल की जाती है, आर्गन जो हमारे इनकैंडेसेंट लैंप्स वगैरह जो होते हैं या बल्ब होते हैं सिंपल, उसमें दी जाती है उसको, क्योंकि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है बेटे, और जो हमारे ये होते हैं क्रिप्टन, क्रिप्टन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जो हमारे लैंप्स वगैरह होते हैं उसमें, क्योंकि इसकी बेटर कनेक्टिविटी होती है क्रिप्टन की। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे क्या हो गए, यूजेस वगैरह हो गए, राइट। ठीक है बच्चे, तो इसको देख लो, इसके फॉर्मूला नोट डाउन कर लो ये। तो बच्चों अब थोड़ा सा कुछ एक आधा क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछ लेते हैं, जो कि वैसे नहीं देखा हमने। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि P4O6 और P4O10 इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनमें बॉन्ड कितने होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपके पास जैसे कि क्या है, P4O6 फॉस्फोरस की ऑक्साइड ही है, तो इसका स्ट्रक्चर जो आता है P4O6 का वो कैसा आता है, इस समझ लो जैसे हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर बना सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास यहाँ एक फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन आ गया आपके पास, फिर आपके पास फॉस्फोरस है, फिर यहाँ से फिर एक ऑक्सीजन लगा लो, फिर आपके पास यहाँ एक फॉस्फोरस है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, फिर ये सपोज बेंजीन की तरह का ही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास हम इसको एक्सटेंड करेंगे, हमारे पास ये वो आएगा, यहाँ पर हमारे पास भी ये हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्साइड का P4O6 का स्ट्रक्चर है। पूछ लेते हैं पीओपी बॉन्ड कितने हैं, पीओपी बॉन्ड तो 6 बॉन्ड होते हैं पीओपी के। देखिए पीओपी 1 2 3 4 5 और 6। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, सारे सिग्मा है इसके अंदर, कितने 12 है, 12 सिग्मा बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड ही है बेटे। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं P4O10, तो ये P4O6 का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये किसका हो जाएगा, P4O10 का। ठीक है, अब इसके अंदर पीओपी बॉन्ड कितने हैं, पीओपी बॉन्ड तो इसमें अब भी 6 ही है, पीओपी बॉन्ड कितने हैं, 6 ही है, राइट।
अब इसमें पूछ लिया सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे भाई, 12 तो पीओपी वाले हो गए, ठीक है, 12 सिग्मा तो पीओपी वाले हो गए, और 4 बॉन्ड जो हो गए आपके पास यहाँ हो गए, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर है, 4 सिग्मा हो गए, तो टोटल मिला के हमारे पास 16 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बेटा पेपर में पूछा होगा, इसको याद रखना, ठीक है। ये आपके पास P4 O10 का स्ट्रक्चर है। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो आपकी फ्लोरीन है, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। फ्लोरीन की प्रिपरेशन, तो फ्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसका, जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होती है और पोटेशियम हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर करते हैं, एक मेथड। दूसरा हमारे पास जो न्यू मेथड है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है पोटेशियम हेक्साफ्लोरिडोमैंगनेट, पोटेशियम हेक्साफ्लोरिडोमैंगनेट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेटा, ये पोटेशियम हेक्साफ्लोरिडोमैंगनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास K2MnF6 है, इसको एंटीमनी फ्लोराइड के साथ करेंगे हम SbF5 के साथ। अब एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, KSdF6 MnF3 और F2, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी आवर प्रिपरेशन। तो ये दे देते हैं किससे बनता है, तो ये याद रखा है पोटेश SbF5 एंटीमनी फ्लोराइड और K2MnF6 के साथ प्रिपेयर किया जाता है फ्लोरीन। फिर आपसे पूछ लेते हैं आयोडीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आयोडीन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, एक तो ये होता है कि आप पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे इन द एसिडिफाइड मीडियम, तो यहां पर क्या होगा, आयोडाइड से तो आयोडीन बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, मैंगनीज का सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और वाटर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। एक तो ये मेथड है। दूसरा जो होता है कैल्शियम से बनाते हैं, कैल्शियम हमारा क्या है, क्रूड सॉल्ट पेटर जो होता है हमारा, ठीक है, NaNO3 जो होता है, इसमें हमारे पास ये जो सोडियम आयोडेट होता है ये बहुत ही लेस परसेंटेज में पाया जाता है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, जो क्रूड सॉल्ट पेटर है इसको आप जब फिल्टर कर देंगे तो जो मदर लिक्विड बचेगी उसको सोडियम आयोडेट को फिर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देखिए रिएक्शन क्या होगा, सोडियम आयोडेट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है जी। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाएगा, सल्फाइड को किसमें कर देगा, सल्फेट में कर देगा, तो Na2SO4 आएगा, NaHSO4 आएगा प्लस आयोडीन आएगा और हमारे पास वाटर आएगा, ठीक है बच्चे। ये हमारे किसकी आयोडीन की प्रिपरेशन होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे सूडो हलाइड्स क्या होते हैं, क्या सूडो हलाइड्स, तो सूडो हलाइड्स क्या होती हैं, सूडो हलाइड्स जो होते हैं वो हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं, सूडो हलाइड्स, और उसकी खास बात क्या होती है, उसमें दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, 2 और more than 2 electronegative elements, negative elements, and one of them
वन ऑफ देम इज नाइट्रोजन, जिसमें एक नाइट्रोजन होगा। अब देखिए सूडोलाइट्स, जैसे कि हमारे पास साइनाइड है, ठीक है जी। फिर हमारे पास थायोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड जो होता है, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास OCN नेगेटिव है, क्या है, OCN नेगेटिव। OCN नेगेटिव क्या है, साइनाइड है। OCN नेगेटिव क्या है हमारे पास, दैट इज साइनाइड। और इनकी अगर हम हैलोजन देखेंगे तो ये हैलोजन्स भी बना लेते हैं, सूडो हैलोजन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, साइनाइड है, ठीक है बच्चे। और अगर हम इनके वो देखेंगे सूडो हैलोजेंस, तो सूडो हैलोजेंस क्या बन जाएंगे, CN का ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पर SCN का ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ OCN का ट्वाइस आ जाएगा। पूछ लेते हैं ये भी, इसमें से आपको ऑप्शन दे देंगे, बोले सूडो हैलाइड कौन सी है, ये बताइए, राइट। तो सूडो हैलाइड क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और जिसमें उसमें से एक हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है बच्चे। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर।